हेलो एवरीवन, दिस साइड साले है और आज हम क्लास 11 का चैप्टर 6 न्यायपालिका को जानेंगे और समझेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कार्यपालिका और विधायिका को कवर कर लिया है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने विधायिका और कार्यपालिका के बारे में जान लिया है कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और कौन कौन से काम करती है। आज जो हम जानेंगे वो हम जानेंगे न्यायपालिका के बारे में कि न्यायपालिका क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कौन कौन से काम करती है। न्यायिक व्यवस्था। अब हम जब भी सुनते हैं न्यायपालिका के बारे में तो हमारे माइंड में अदालत का तस्वीर बन जाता है कि अदालत से रिलेटेड ही होगा। तो हाँ, ये वही है जो हमें न्याय दिलाने का काम करती है। न्यायपालिका वह अंग है जो कानून की व्याख्या करती है। तो ये भी सरकार का एक अंग होती है, तीनों अंग में से न्यायपालिका भी एक अंग है जो कि क्या करती है, कानूनों की व्याख्या करती है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और उसको एक्सप्लेन करने का काम न्यायपालिका का होता है। और अगर कोई ऐसा कानून बन जाए जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो न्यायपालिका उसे रद्द भी कर सकती है। न्याय करती है और नागरिक के अधिकारों की रक्षा करती है और इसका ये भी काम होता है कि ये न्याय दिलाती है और हमारे अधिकारों की रक्षा भी करती है। न्यायपालिका क्या है, तो ये सरकार का वह अंग है जो कानूनों की व्याख्या करता है और न्याय प्रदान करता है। ये सुनिश्चित करती है कि सरकार और उसके कानून संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखती है कि जो भी कानून बनाया गया है विधायिका के थ्रू, तो वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो हमारे पास जो भी मौलिक अधिकार है, चाहे वो समानता का हो, स्वतंत्रता का हो, शिक्षा का हो, धर्म से रिलेटेड हो, संवैधानिक उपचार का अधिकार हो, संस्कृति का हो, सभी की रक्षा करती है न्यायपालिका। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप उसके खिलाफ अदालत जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में न्यायपालिका की संरचना, कि भारत में स्ट्रक्चर क्या है न्यायपालिका का। तो भारत की न्यायपालिका तीन प्रकार के हमारे यहाँ न्यायालय हैं: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतें। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो पूरे भारत के लिए है, शीर्ष न्यायालय हम कह सकते हैं। सबसे सर्वोच्च जो न्यायालय वो सुप्रीम कोर्ट ही होता है, पूरे इंडिया के लिए एक होता है, जो पूरे भारत के लिए शीर्ष न्यायालय है। नेक्स्ट हमारा उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए होता है। थर्ड हमारा निचली अदालतें, ये जिला और अधीनस्थ न्यायालय होता है जो कि लोकल एरिया के लिए बनाया जाता है। तो ये तीन प्रकार के हमारे पास अदालतें होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये संविधान का संरक्षक होता है, यानी कि अगर हम सबसे मेन अदालत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ही होता है। संविधान की रक्षा करता है। इसके निर्णय पूरे देश में मान्य होते हैं। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है पूरे देश को उसे मानना पड़ता है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी एक मेन जज होगा, और अन्य न्यायाधीश होते हैं जो कि 34 हो सकते हैं मैक्सिमम। इसकी स्थापना जो है वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कार्य की बात करें तो ये कानूनों की व्याख्या करता है, यानी कानूनों को बताता है कि कौन सी धारा है, किस आर्टिकल में है, संविधान के अकॉर्डिंग। अपीलों पर निर्णय देता है, जो भी केसेस होते हैं या फिर जो भी केस आते हैं अदालत में उस पर एक डिसीजन सुनाते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, तो इनका एक ये भी काम होता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई भी विवाद हो जाए तो उन विवादों को सुलझाना भी सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय जो है ये प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। हर एक राज्य या 2 से 3 राज्य मिलकर भी उनका भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। तो जो भी स्टेट है या केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए हाई कोर्ट होता है। ये राज्य की सबसे बड़ी अदालत होती है। जो स्टेट की सबसे बड़ी अदालत होती है वो हाई कोर्ट ही होती है। इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं और अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। ये निचली न्यायालयों की अपीलों को सुनता है और उनकी देखरेख करता है। तो जो भी निचली अदालतों में जो केसेस हो रहे होते हैं उनकी देखरेख करना या फिर अगर किसी अपील पर सुनवाई करना हो तो ये वो भी करती है, इसके पास पावर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा निचली न्यायालय। हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लिया, हाई कोर्ट के बारे में जान लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है निचली अदालतें। इसमें जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय, मजिस्ट्रेट अदालतें आदि शामिल हैं। तो जो जिले का न्यायालय होता है इसमें सिविल केसेस भी आते हैं, मजिस्ट्रेट से रिलेटेड अदालतें भी होती हैं, ये सब इसमें शामिल होता है। ये नागरिकों के सामान्य मामलों की सुनवाई करती हैं। तो जो नॉर्मल मामले होते हैं उनकी सुनवाई निचली अदालतें करती हैं। अब अगर मान लो कि किसी के इलाके में चोरी हुई वाला केस जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है, हम मर्डर वाला भी नहीं कह सकते। अगर चोरी हुई या फिर संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद है या मतलब कोई अलग विवाद है जो
नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वो निचली अदालत में जाता है। उससे अगर अगर निचली अदालत कोई फ़ैसला देती है, अगर आप उससे खुश नहीं हैं, तो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट से भी अगर खुश नहीं हुए, तो आप सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो आपके हक़ में हो या ना हो, बट सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला लास्ट होता है, उसको मानना पड़ेगा। तो जैसे केसेस आते हैं, तो हम पहले निचली अदालत ही जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, फिर लास्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इनसे दिए गए निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगर निचली अदालतें कुछ ऐसा निर्णय दे देती है जो सही नहीं है, तो आप उनके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। इनका जो मुख्य काम होता है वो दीवानी, फौजदारी और अन्य मामलों की सुनवाई करना और निर्णय देना। तो जो दीवानी और फौजदारी से रिलेटेड जो मामले होते हैं, उनमें फैसला देना निचली अदालतों का काम होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व। हमने देखा था कि न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र होती है, उस पे दबाव नहीं होता किसी का, सरकार का प्रेशर नहीं होता है कि उसके अंदर क्या करे, दबाव के अंदर निर्णय ले, ऐसा नहीं होता। न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी न्याय निष्पक्ष होगा। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी तो फैसला जो होगा वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि दो केसेस आए हैं तो एक के फेवर में है इसलिए उसी के फेवर में सुना दो फैसला, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सच है या फिर क्या हम कह सकते हैं जो जज है वो सही फैसला ले, निष्पक्ष फैसला ले, उसके लिए न्यायपालिका का आज़ाद होना, स्वतंत्र होना ज़रूरी है। ये सरकार के दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेती है, तो सरकार के दबाव में नहीं होती, दबाव से फ्री होकर निर्णय ले सकती है, वरना सारे फैसले फिर सरकार अपनी मनमानी के करवाएगा। ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय करती है। यह लोकतंत्र की सुरक्षा और संतुलन बनाए रखती है, तो लोकतंत्र की भी सुरक्षा करती है और जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो भी बनाए रखती है कि सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे या फिर कोई अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे। तो सरकार लोगों के बीच में एक बैलेंस बना कर रखती है। वहाँ नेक्स्ट टॉपिक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान। तो हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से न्यायपालिका पावरफुल है या स्वतंत्र है? तो पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति की विशेष प्रक्रिया। तो जजेस की जो नियुक्ति होती है उसका एक विशेष प्रोसेस होता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लिया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। सेकंड है न्यायाधीशों की कार्यकाल सुरक्षा। अब जो उनका काम का ड्यूरेशन है, कार्यकाल है, वो कैसा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 साल की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो 62 साल की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो ये भी एक पावरफुल कह सकते हैं पॉइंट है। थर्ड है वेतन और भत्तों की सुरक्षा। तो इनके वेतन और भत्तों में इनके पद पर रहते हुए कोई कमी नहीं की जा सकती है। जब तक न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं उनके भत्ते या उनकी जो सैलरी है उसमें कोई कटौती नहीं होगी। फोर्थ है हटाने की कठिन प्रक्रिया। इनको उनके पद से हटाने का जो प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल है। किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना होता है। यानी कि अगर उनको उनके पद से हटाना है तो दोनों ही सदनों में यानी लोकसभा में और राज्यसभा में विशेष बहुमत चाहिए, तभी उस जज को उसके पद से हटाया जा सकता है, वरना नहीं हटा सकते। कार्यपालिका से अलग न्यायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण से अलग होती है। यानी ऐसा नहीं होगा कि सरकार या कार्यपालिका न्यायपालिका पर अपना प्रेशर डाले या कंट्रोल डाले, दबाव डाले, वो उससे स्वतंत्र होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या होता है कि अगर अदालत को लग रहा है कि सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है जो कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो उसे रद्द कर सकती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। अब हम समझते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी भी कानून या सरकार के कार्य की जांच करे कि वह संविधान के अनुसार है या नहीं है। तो वो क्या कर सकती है? सरकार के काम की जांच कर सकती है, कानूनों की जांच कर सकती है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ होता है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। अगर अदालत को ऐसा लग रहा है कि वो कानून संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बना है तो वो उसे रद्द कर सकती है। इसे ही हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन या फिर जुडिशियल रिव्यू। एग्जाम्पल, यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। फिर सरकार को उसमें सुधार करना पड़ेगा या फिर दूसरा कानून बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा जनहित याचिका। अब जनहित याचिका क्या होती है? इसे हम PIL कहते हैं,
कोई भी व्यक्ति या संगठन समाज के हित में अदालत में याचिका दायर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो आपके आसपास या फिर आप ऐसे गांव में रहते हैं जहां के लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। अब वहां एक ऐसी कंपनी खुली है या फिर फैक्ट्री खुली है जो कि केमिकल रिलीज़ करती है पानी में, और उस पानी से पूरा गांव जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उस पानी का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पर। उसमें जो केमिकल से जानवर मर रहे हैं या फिर लोगों की जो हेल्थ है वो ख़राब हो रही है। तो अब वो खुद तो जा नहीं रहे हैं अदालत, क्योंकि उन्हें उन्हें इतना नॉलेज नहीं है, फिर वो जो अदालत वाला प्रोसेस है उससे दूर रहना चाहते हैं। तो उनके बिहाफ़ पर आप एक याचिका दायर कर सकते हैं, ताकि अदालत जो है इसकी कार्यवाही करे, लोग आकर जाँच करें कि हाँ, क्या सच में उन केमिकल का नेगेटिव इफ़ेक्ट लोगों को पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। उसे हम PIL कहते हैं, यानी जनहित याचिका कहते हैं। न्यायालय जनहित से जुड़े मामलों में सुनवाई करता है। तो जो भी जनहित याचिका के थ्रू जो भी याचिकाएँ आती हैं, तो न्यायालय उस पर भी क्या करता है, सुनवाई करता है। इससे गरीब और कमज़ोर लोगों को न्याय पाने में मदद मिलती है। तो जो गरीब है या फिर कमज़ोर है या फिर जो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, उनको इससे मदद मिलती है काफ़ी। नेक्स्ट है हमारा, जो हमें याद रखनी चीज़ें क्या-क्या हैं, वो न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है और न्याय देती है। तो हमने देख लिया है, वैसे तीनों अंगों का काम देख लिया है। तो न्यायपालिका का मेन काम है कानूनों की व्याख्या करना और न्याय देना। ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, जो भी हमारे अधिकार हैं उनकी रक्षा करती है। ये कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखती है। न्यायपालिका क्या करती है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कंट्रोल और बैलेंस का काम करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। तो न्यायपालिका जितनी स्वतंत्र होगी, लोकतंत्र उतना ज़्यादा मजबूत होगा। निष्पक्ष न्याय ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। तो ये भी ज़रूरी है कि जो न्याय है वो बिना किसी भेदभाव के हो, निष्पक्ष तरीके से हो। अगर एक लाइन में हम समझना चाहें तो न्यायपालिका हमारे संविधान की संरक्षक है, यानी जो बचाते ना वो है वह, जो न्याय देकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। तो ये न्याय देकर हमारे अधिकारों की रक्षा करती है और लोकतंत्र को मजबूत करती है। अगर हमारे देश में हमें न्याय ही सही से नहीं मिलेगा, फिर लोकतंत्र का कोई बेस नहीं रह जाएगा, फिर लोकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो यहाँ लोगों को बिना किसी भेदभाव के न्याय देना लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। तो इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने कवर कर दी है, और ये चैप्टर भी काफ़ी ईज़ी था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों ही चैप्टर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।